उस 80 साला बुढ़िया के बारे में मोहल्ले में अजीबो गरीब कहानियां गर्दिश कर रही थीं। खाला साबरा का ख्याल था कि माई पंखी बंजारन है और ये किसी शहरी बाबू के इश्क में मुब्तला होकर अपना कबीला छोड़ आई और बाद में वो शहरी बाबू इसे छोड़कर चलता बना। पनवारी शौकत माई पंखी का ताल्लुक कोलकाता से जोड़ता और थिएटर में काम करती थी। गर्दिशे ज़माने ने उसे लाहौर पहुंचा दिया और नाई मुश्ताक का ख्याल था कि यह बंगालन ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक शाही महल्ले से था और अपने वक़्त की बेहतरीन रकासा थी। फिर वक़्त ने उसे किनारे लगा दिया और किसी का ख्याल था कि यह जादूगरनी है। जी दोस्तों, पेश खिदमत है अनवार अलाइगी का नया अनोखा और क़यामत खेज़ सिलसिला मस्कन। अब वहां मौजूद बंदे बंदियां दिल ही दिल में वो मंत्र पढ़ते और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते दरवाजे से निकल जाते। सबसे आखिर में रिंकल घुंघरू छंकाती और दिलदार बख्श के सामने आई और चंद लम्हे भाव ताव और फिर मटकती हुई उसके सामने से गुजर गई। सेन खाली हो चुका था और घर में मौजूद सब लोग बखैर आफियत जा चुके थे। माई पंखी आगे बढ़ी और उसने रिवाल्वर दम खुद दिलदार बख्श के हाथ में थमाया और शरारती अंदाज में बोली, हाँ काका कैसे आया। और दिलदार बख्श को यह सुनते ही झटका सा लगा और फिर वो एक्शन में आ गया और यूँ लगा जैसे रुकी हुई फिल्म दोबारा चल पड़ी हो। दिलदार बख्श को याद आया कि उसने घर में घुसते ही वार्निंग दी थी और उसे शहर में बैठे हुए लोग नजर आ रहे थे, लेकिन चश्मे जून में जाने क्या हुआ था और अब वहाँ कोई भी ना था और बस माई पंखी उसके सामने खड़ी थी। ओ माई, फिर तूने हाथ दिखा दिया और कहाँ गए वह सारे लोग। और दिलदार बख्श हैरत से था। काका तू किन लोगों की बात कर रहा है? यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ या मेरे साथ मेरी पालतू बिल्ली होती है अंजू, तू कहे तो उसे बुलाऊं। और माई पंखी ने कहा, ओ माई देख, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती और मैंने खुद यहाँ लोगों को बैठे हुए देखा है। उधर कोई औरत गा रही थी और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। और वो औरत किधर है? और दिलदार बख्श ने आगे बढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कभी तो कहता कि लोग बैठे थे और कभी तो कहता कि कोई औरत गा रही थी और काका कहीं टेप बज रहा होगा। और माई पंखी ने उसे उलझाना चाहा, और मेरा घर तेरे सामने है, तू तलाशी ले ले। और दिलदार बख्श ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा, और उस घर का कोना कोना छान मारो। जी सर। और सिपाही बड़ी मुस्तैदी से पूरे घर में फैल गए और घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन का नतीजा कुछ न निकला और घर में बिल्ली के सिवा कोई और न था। दिलदार बख्श को ख्याल आया कि घर में मौजूद लोग कहीं कब्रिस्तान की तरफ से तो नहीं निकल गए और उसने एक पुलिस वाले को बावर्ची खाने की छत पर चढ़ाया और छत पर चढ़कर उसने दीवार से कब्रिस्तान की तरफ झांका। उधर मौजूद पुलिस वाले से पूछा, कासिम इधर से कोई बंदा तो नहीं निकला? नहीं, इधर कोई नहीं आया, कासिम ने जवाब दिया। और दीवार के उस तरफ खड़े दिलदार बख्श ने अपने आदमी का जवाब सुन लिया था। दीवार से भी कोई बंदा इधर नहीं कूदा और यहाँ औरतें भी थीं और उनका दीवार पर चढ़ना और फिर कूदना कोई आसान काम ना था। और दरवाजे पर वो माँ सिपाहियों के मौजूद था और उसके सामने से कोई नहीं गुजरा। तो फिर उन लोगों को ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? आखिर हुआ क्या? वो यहाँ इस राह से पर्दा उठाने आया था कि पिछले छापे में घर में मौजूद लोग कहाँ गायब हो गए थे और आज के छापे ने गुत्थी सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा दी। उसके लोगों ने एक माह तक इस घर की निगरानी की थी और आज जब घर में तरह तरह के मर्द और औरतें इकट्ठा होने लगे तो वो खुद जाए वारदात पर आ पहुंचा और उसने ये ऑपरेशन खुद अपने हाथों किया था, लेकिन हाथ कुछ ना आया। काका क्या सोच रहे हो? माई पंखी ने सपाट लहजे में पूछा। माई, मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी छोड़कर तेरी चाकरी कर लूँ। और दिलदार बख्श ने जल कर जवाब दिया, तेरी सोच बिल्कुल ठीक है। और माई पंखी ने हंसकर कहा, और मेरे चाकर नहीं शागिर्द बन जा और बहुत फ़ायदे में रहेगा। और माई, मैंने तुझे उस्ताद माना, बस मुझे इतना बता दे कि ये कौन लोग होते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। और दिलदार बख्श के लहजे में बेचारगी थी। माई पंखी को उस पर अचानक तरस आ गया और वो चारपाई की तरफ इशारा करके बोला, आ बैठ काका और मैं तुझे बताती हूँ, पर तू अपने बंदों को यहाँ से निकाल। और दिलदार बख्श ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग बाहर चलो, मैं आता हूँ। देख काका, पहले तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर ले कि मैं यहाँ कोई जुए का अड्डा चलाती हूँ या यहाँ औरतों का कारोबार होता है। माई पंखी ने संजीदगी से कहा,
यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता और हर अमावस की रात को ये लोग मेरे पास आते हैं और ये मुख्तलिफ अमलियात के माहर होते हैं और ये अपने अपने मसले लेकर यहाँ आते हैं और मैं उनके मसाइल का हल उन्हें बताती हूँ। और ये तो हो गया इस बात का जवाब कि ये लोग कौन होते हैं। और रही ये बात कि कैसे गायब हो जाते हैं, तो ये मैं तुझे बताती हूँ और बता इसलिए रही हूँ कि तू इस घर का पीछा छोड़ दे और मुझसे वादा कर कि उन लोगों का राज जानने के बाद तू इधर का रुख नहीं करेगा। और मैं तुझे ज़ाती तौर पर आने से मना नहीं कर रही, तू 100 बारी आ और मैं तेरा हर मसला हल करूँगी, पर तू यहाँ अपनी फ़ौज फ़रा के साथ मत आ और वादा करके तू नहीं आएगा और आएगा तो अकेला आएगा और दिलदार बख्श बनकर। चल माई वादा रहा। दिलदार बख्श ने वादा करने में ही आफियत जानी। अब सुन, गौर से सुन। और इतने लोगों का चंद लम्हों में आंखों से ऊंजल हो जाना कोई बड़ा कमाल नहीं, ये कोई बच्चा भी कर सका है। और पिछली दफ़ा जब तू आया था तो दरवाज़ा बजा कर आया था और मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी, और इस बार तूने ये मोहलत भी ना दी और मैं गाना सुनने में महू थी और तू दनदनाता हुआ अंदर आ गया। तब मैंने रिंकल को तेरे सामने भेजा और उसने तेरे सामने आकर अचानक नाचना शुरू किया और तेरी समझ में ना आया कि ये क्या चीज़ तेरे सामने आ गई है। बस उतनी ही मोहलत मुझे दरकार थी और मैंने तुझ पर और तेरे सिपाहियों पर मंत्र फूंका और तू मेरी गिरफ्त में आ गया। मैंने तेरे हाथ से बंदूक ले ली और अब वो तू करने पर मजबूर था जो मैं चाहती, और अब तो वो देखने पर मजबूर था जो मैं दिखाती। अगरचे रिंकल मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन तू उसे अपने सामने वैश्याना रक्स करते अपनी मर्जी के लिबास में देख रहा था और तू मेरी बात समझ गया ना। और दिलदार बख्श ने इस बात में गर्दन हिलाई। हाँ भाई, बस फिर क्या था, हर शख्स मंत्र पढ़ता तेरे सामने से गुजर गया और तू और तेरे साथी किसी को जाता ना देख सके। और काका यूँ समझ ले कि ये एक तरह से नज़रबंदी का खेल था। और फिर जब मैंने बंदूक तेरे हाथ में थमाई तो तू मेरे सैर से आज़ाद हुआ। बस इतनी सी बात थी, और जिसके लिए तूने इतना वक्त ज़ाया किया। और माई पंखी ने अपनी बात ख़त्म करके दिलदार बख्श को देखा। इसका मतलब है कि तू जादूगरनी है। दिलदार बख्श के दिल ने एक नई करवट ली। जादूगरनी मेरे लिए छोटा लफ्ज़ है और मैं बहुत आगे की चीज़ हूँ, माई पंखी बोली। माई, मेरी नज़र में तू किसी बड़े शैतान से कम नहीं। और दिलदार बख्श चारपाई से उठता हुआ बोला, तूने मेरे महकमे के बंदे को कातिल बना दिया, और अगर तू उसकी बीवी के बारे में ना बताती तो वह भला अपनी बीवी और उसकी आशना को कत्ल क्यों करता। लेकिन तू शर फैलाए बगैर न रह सकी। अब भी तू अपने चेले चांटों के साथ यही काम कर रही है, और फिर मैं क्यों ना इस शर को जड़ से काट दूं, और ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चल बनने के लिए हो जा तैयार। और ये कहकर दिलदार बख्श ने चारपाई पर बैठी माई पंखी पर रिवाल्वर तान लिया। ओ काका, तू रहा काके का काका। और माई पंखी तंदिया अंदाज में बोली, तेरे रब नवाज को मैंने तो नहीं कहा था कि कत्ल कर दे, और जो किया उसने अपनी मर्जी से किया, और क्या इसमें मेरा क्या कसूर। अब मैं तेरी कोई बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं। और दिलदार बख्श ने रिवाल्वर सीधा कर लिया, और मैं तुझ जैसी शैतान औरत को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और काका, मेरा जुर्म तो बता। और पुलिस का काम लोगों को मारना नहीं, उनकी हिफाजत करना है। और माई पंखी उसे बातों में उलझाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। पुलिस का काम तो जैसे शैतानों की हिफाजत करना हरगिज़ नहीं। तू ऐसी मुजरिम है जिसका जुर्म किसी अदालत में साबित नहीं किया जा सकता, और तुझे इसी तरह मार कर मुआशरे से गंद दूर किया जा सकता है। दिलदार बख्श ने फैसला सुनाया। अच्छा चल, पहले मेरे हाथ पर गोली मार। और माई पंखी ने अपने हाथ उसके सामने किया। दिलदार बख्श को उसकी हथेली पर जो नज़र आया उसे देखकर उसके होश उड़ गए। और होश क्यों न उड़ते, उसने अपने बड़े बेटे को हथकड़ियाँ लगे पुलिस वैन से उतरते देखा, और जिस वैन से वो उतरा वो मलहका थाने की थी। ये मंजर देखते ही दिलदार बख्श सारी चौकड़ी भूल गया और वो फौरन बाहर की तरफ भागा। उसे भागता देखकर माई पंखी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ओ काका, भाग क्यों रहा है, चलाना गोली। तू फिक्र न कर माई, मैं आऊँगा, ज़रूर वापस आऊँगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं ज़रा अपने बेटे की खबर ले लूँ और उसे पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। माई पंखी चारपाई से उठ गई और उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, कोई जुर्म किया होगा तभी तेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ा है, और पुलिस किसी मासूम को तो नहीं पकड़ती है ना। और दिलदार बख्श दरवाजे से निकल चुका था। उसने माई पंखी का तंज भरा जुमला सुन तो लिया था, लेकिन जवाब देने का उसके पास वक्त ना था। काका, तेरे हक में ये अच्छा ये है कि तू वापस ना आए, वापस आया तो नुकसान उठाएगा। और उसने दरवाज़ा बंद करते हुए ज़ोर से कहा, और उसका ख्याल था कि उसकी बात दिलदार तक ज़रूर पहुंच गई होगी।
दिलदार बख्श का बेटा, जिसकी गिरफ्तारी का मंजर उसने माई पंखी की हथेली पर देखा था, कॉलेज स्टूडेंट था और दिलदार के 4 बच्चे थे। बेटा, जिसका नाम शमशाद था, बड़ा था और उससे 3 छोटी बेटियां थी और वो भी पढ़ रही थीं। दिलदार को बेटियों के मुकाबले में शमशाद से ज़्यादा लगाव था और वह चाहता था कि शमशाद पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उसने पढ़ाई के मामले में उसे हर सहूलत दे रखी थी और दिलदार के अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी राय थी और उसका ख्याल था कि पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान किसी और तरफ नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान हर तरफ था और वह हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाता तो बाप समझता था कि पढ़ाई के अलावा ये किसी और चीज़ से आशना नहीं। और शमशाद एक चालाक और शातिर लड़का था और वह पुलिस वाले का बेटा था, लिहाजा क्लास पास करने में सारे हथकंडे इस्तेमाल करता। शमशाद को हथकड़ी में देखकर दिलदार को शदीद झटका लगा था। आखिर ऐसा क्या हुआ और उसका बेटा पढ़ाकू बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब मुल्हका थाने पहुंचा तो वहां कई और झटके उसके मुंतज़िर थे। उस थाने का इंचार्ज इत्तेफाक से उसका दोस्त था और खालिद कुरैशी ना सिर्फ उसका क्लास फेलो था बल्कि वो पुलिस में एक साथ ही भर्ती हुए थे। रात के पिछले पहर दिलदार बख्श को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर वह हैरान हो गया। वही दिलदार, खैरियत? और तू इस वक्त? और खालिद कुरैशी ने खड़े होते हुए कहा, ओए यार, तूने मेरा बेटा पकड़ लिया और फिर इस वक्त मैं कैसे ना आता। और दिलदार के बख्श के लहजे में शिकवा था। तेरा बेटा? कैसी बात करता है दिलदार, मैं भला तेरा बेटा क्यों पकड़ूंगा? और खालिद कुरैशी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू बैठ, मैं भट्टी को बुलाता हूँ। और खालिद कुरैशी की लाइल्मी ने दिलदार बख्श को परेशान किया और वो सोचने लगा कि कहीं माई पंखी ने कोई फरेब तो नहीं किया और अगर उसका बेटा यहाँ होता तो खालिद कुरैशी के लब में ज़रूर होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमशाद ने अपनी शनाख्त ही ना कराई हो, लेकिन यह मुमकिन ना था और वो गिरफ्तार होता तो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बाप का नाम ज़रूर लेता। उर्दली के जरिए बुलवाए जाने पर ASI शरीफ भट्टी कमरे में दाखिल हुआ और उसने सलाम किया और खालिद कुरैशी से मुखातब होकर बोला, जी सर, भट्टी तुम नहीं जानते हो? और खालिद कुरैशी ने दिलदार की तरफ इशारा किया, अच्छी तरह सर, SHO दिलदार बख्श साहब आपके दोस्त। यार, तुमने मुझे इनके सामने शर्मिंदा करवा दिया, खालिद कुरैशी ने कहा। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? और शरीफ भट्टी की कुछ समझ में ना आया। भट्टी, तुमने दिलदार का बेटा पकड़ लिया और मुझे बताया तक नहीं। और खालिद कुरैशी ने इंकशाफ किया। सर, ऐसा भला कैसे हो सकता है? भट्टी ने पूरे यकीन से कहा, और ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुमने आज कोई गिरफ्तारी की है? खालिद ने पूछा। 1 घंटा पहले मैं एक लड़के को पकड़ कर लाया हूँ, लेकिन उसने तो सर का नाम नहीं लिया। नाम क्या है उसका? इस बात दिलदार बख्श ने गुफ्तगू में मुदाखलत की। उसका नाम शमशाद है जी, यही नाम है मेरे बेटे का। और दिलदार बख्श बेताब होकर कहा, तुमने उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? और खालिद कुरैशी उसे तेज नज़रों से घूरते हुए बोला, सर जी, उसने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका है। भट्टी ने फर्दे जुर्म बताई। तेजाब फेंका है मेरे बेटे ने? और दिलदार बख्श के लिए ये झटका आसाब शिकन था। भट्टी, शमशाद को फ़ौरन लेकर इधर आओ और अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि तुमने शमशाद को गिरफ्तार नहीं किया, उसकी जगह कोई और लड़का तलाश करो, चलो जल्दी करो। और खालिद कुरैशी ने हुक्म दिया। जी अच्छा, बहुत अच्छा। और भट्टी ने मरे हुए लहजे में कहा और हुक्म की तामील करने के लिए कमरे से निकल गया। भट्टी के जाने के बाद खालिद कुरैशी ने उससे माजरत की, यार माफ़ करना, गलती हो गई। कोई बात नहीं यार, दिलदार बख्श ममनून लहजे में बोला, और गलती मेरे बेटी की है, उसने अपना तारफ़ क्यों नहीं कराया? और इसका मतलब है कि यह जुर्म उसी से हुआ है और शायद वह शर्मिंदगी की वजह से मेरा नाम नहीं ले सका। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरह मुझे उसकी गिरफ्तारी का इल्म हो गया, वरना मीडिया पर खबर आने के बाद जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती। और यार, तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कोई बात नहीं यार, खालिद कुरैशी बोला, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि तेरा बेटा यहाँ है? और खालिद कुरैशी का तजस्सुस जागा। जवाब में दिलदार बख्श ने माई पंखी के बारे में हर वो बात बता दी जो इसके इल्म में थी। इसका मतलब है कि वो खासी काम की औरत है। और खालिद कुरैशी ने सारी दास्तान सुनकर अपनी राय से नवाजा। तू ख्वामखा उसकी जान का दुश्मन हुआ है। दिलदार बख्श ने सोचा कि खालिद कुरैशी ठीक कहता है और माई पंखी वाकई काम की औरत है। अगर वो हथेली पर शमशाद की गिरफ्तारी का मंजर ना दिखाती और वो किस तरह से थाने से मक्खन से बाल की तरह निकाल कर ले जा सकता था। ये ठीक है कि माई पंखी ने यह कार्रवाई अपनी जान बचाने के लिए की थी, लेकिन उसने आपको फ़ायदा पहुंचा दिया था। और एक तो उसे ख्वामखा कातिल होने से बचा दिया और दूसरा उसकी इतला पर उसका बेटा बच गया था।
اب خالد قریشی نے ایک نیا راستہ سجایا۔ اس عورت سے واقعی کام لیا جا سکتا ہے، اور اگلے دن شام کو دلدار خالد قریشی کے ساتھ مائی پنکی کے گھر پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور ڈبے کے اندر 5,000 روپے تھے۔ عابر سے ٹکرانے والا وہی فقیر تھا جو اسپتال سے باہر آتے ہوئے ملا تھا اور جس نے علی نثار سے صدقہ مانگا تھا اور عابر کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، اور عابر اسے فوراً پہچان لیا اور چہرہ ایسا تھا جسے ایک بار دیکھ کر بھولا نہیں جا سکتا۔ چھوٹی داڑھی، کندھے پر پڑے کالے اور گھنے بال اور روشن آنکھیں جن میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ فقیر نے محبت بھری آنکھوں سے عابر کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور پھر اوپر آسمان کی طرف گردن اٹھائی اور آسمان کو یوں دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، اور چند لمحوں کے بعد اس فقیر نے عابر کی آنکھوں میں دیکھا اور اب عابر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کی روشن آنکھوں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، اس فقیر نے کہا۔ بابا، یہ دنیا مجھے کب تک ڈھونڈتی رہے گی اور مجھ تک پہنچتی کیوں نہیں؟ عابر کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اس کی بات سن کر فقیر نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور پھر وہ پیٹھ موڑے بہت دیر تک ہنستا رہا، اور عابر کو لگا کہ بابا شاید پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے اسے اس کی حال پر چھوڑ کر آگے قدم بڑھایا۔ فقیر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی ہنسی روک کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، کہاں جاتا ہے؟ بیوقوف، اپنے گھر جا، تیری ماں شدید بیمار ہے۔ اور عابر یہ سن کر یکدم پریشان ہو گیا، اور اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے مردار سے اچھی طرح واقف تھا، اور جس طرح وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا اس کے بعد اس گھر میں اس کی قطعاً گنجائش نہ تھی، اور وہ اسے کبھی گھر میں داخل نہ ہونے دیتے۔ لیکن اس وقت فقیر کی بات سن کر وہ تڑپ گیا تھا۔ اسے گھر سے نکلے ہوئے کئی ماہ ہو گئے تھے، اور جب سے گھر چھوڑا تھا اس نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ اس کے گھر چھوڑنے کے بعد والدین پر کیا گزری، اور اس نے اپنی بہن سائمہ سے رابطہ قائم کیا تھا اور نہ اس کے رابطہ کرنے کی گنجائش چھوڑی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کے سم تبدیل کر لی اور اسے یقین تھا کہ کوئی اور رابطہ کرے نہ کرے بہن اس کے لیے ضرور تڑپے گی۔ فقیر جا چکا تھا اور وہ سڑک کے کنارے کھڑا کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک رکشہ نظر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ دے کر روکا اور اپنے گھر کا پتہ بتا کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ گھر کے دروازے پر جب رکشہ رکا تو عابر کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ پر لگے گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا، اور بٹن دبتے ہی گھر کے اندر سے بیل کی آواز آئی۔ وہ دروازے سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، اور وہ گھر تک تو آ گیا تھا، لیکن اب اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ علی نثار اس وقت کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے، اور سائمہ بھی اتفاق سے گھر میں موجود تھی۔ وہ رات رکنے کے لیے آ گئی تھی، اور اس وقت وہ ناظرین کے ساتھ بیڈ روم میں تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور لاؤنج میں بیٹھے علی نثار سے مخاطب ہو کر بولی، اس وقت کون آ گیا؟ علی نثار نے لاؤنج میں لگی کھڑی گھڑی کی طرف نظر ڈالی۔ 11 بج رہے تھے، اور وہ بولے، پتہ نہیں، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ اور گیٹ کی طرف بڑھتی ہوئی سائمہ رک گئی۔ جی اچھا۔ علی نثار یہ سوچتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے کس وقت کون آ سکتا ہے، لیکن وہ اندازہ نہ لگا سکے۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے بلند آواز میں پوچھا، کون؟ جی ابو، میں ہوں عابر۔ اور عابر کی مری ہوئی آواز باہر سے آئی۔ عابر کی آواز سن کر علی نثار کے جسم میں یکدم جان سی پڑ گئی۔ انہوں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پیچھے دروازے پر سائمہ کھڑی تھی، اور اس نے عابر کی آواز سن لی تھی۔ چند لمحے اس پر سکتہ سا ہو گیا، اور کتنے عرصے کے بعد اس نے عابر کی آواز سنی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، اور اس سے پہلے کہ علی نثار کوئی رد عمل کا ظاہر کرتے، سائمہ ان کے نزدیک آ کر سرگوشی میں بولی، پلیز ابو، اور اس کی آواز میں التجا تھی۔ علی نثار نے گہرا سانس لے کر گھر کا بیرونی گیٹ کھول دیا۔ عابر تیزی سے اندر آیا، اور اس نے سامنے کھڑے اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا اور جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اور جوان بیٹے کو اپنے پاؤں پکڑتے دیکھ کر اس کے اندر کا باپ جاگ گیا، اور ان کی اصول پسندی کہیں پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے قدموں میں جھکے عابر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور باپ کے سینے سے لا کر عامر کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ علی نثار کو گلے لگاتے دیکھ کر سائمہ وہاں کھڑا نہ رہ گیا، اور وہ روتی ہوئے اندر بھاگی، امی امی۔ ناظرین نے کچھ دیر پہلے نیند کی گولی کھائی تھی، اور اب ان کی آنکھوں میں نیند اترنے کو تھی، اور سائمہ کی چیختی آواز سنائی دی، اور ان کا دل بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ امی امی، اور سائمہ پھولی سانسوں کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوئی اور ماں سے لپٹ گئی، اور میری بچی، اور ناظرین نے اسے لپٹا لیا اور پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا؟ امی، عابر آ گیا ہے۔ اور سائمہ نے خبر سنائی، ہیں؟ عابر آ گیا؟ کہاں ہے میرا بچہ؟ اور ناظرین نے سائمہ کو ہٹا کر اٹھتے ہوئے کہا،
اور اس خبر نے اس پر جادو کا اثر کیا، ورنہ ان سے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، اور کہاں کی بیماری اور کیسی نکاہت، اور وہ بڑی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ سے پاؤں اتار کر چپل پہننے کو تھی کہ آبر اندر داخل ہوا۔ اس نے ماں کو اٹھنے سے روکا اور ان کے برابر بیٹھ کر ماں کو گوشت خود سے لپٹا لیا اور رونے لگا۔ او میرے آبر، او میرے بچے، تو کہاں چلا گیا تھا؟ اور ناظرین بے تاب ہو کر بولی، بس بھول ہو گئی امی، مجھے معاف کر دے، وہ آنسوؤں کے درمیان بولا۔ سائمن اس کے نزدیک بیٹھ کر کاندھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آبر نے بہن کو نزدیک دیکھ کر اسے قریب کر لیا اور اب وہ تینوں رو رہے تھے، اور علی نثار دروازے پر کھڑے اس منظر کو شفیق نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور آنکھیں ان کی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ وہاں زیادہ دیر نہ کھڑے رہ سکے اور ٹی وی لانج میں آ کر بیٹھ گئے۔ چلتا ٹاک شو بند کیا اور ٹی وی کی سیاہ سکرین پر نظریں جما دیں۔ جب آنسوؤں کا سیلے رواں تھما تو ناظرین نے آبر کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان کا لختے جگر کئی ماہ بعد دکھائی دیا تھا اور اس کی دید ان کے لیے راحت جاں بن گئی۔ امی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آبر نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا؟ اور ناظرین نے آبر کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ امی، آپ بہت کمزور دکھائی دے رہی ہیں، آبر فکر مند ہو کر بولا۔ آبر، تمہارے جانے کے بعد امی شدید بیمار ہو گئی تھیں، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل تھا، اور یہ تو تمہیں دیکھ کر یکدم ان میں جان آئی ہے، ورنہ رو رو کر امی نے برا حال کیا ہوا تھا۔ اور سائمہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس فقیر نے ٹھیک کہا تھا، اور آبر کو یک لخت اس فقیر کا کہا ہوا یاد آ گیا۔ کس فقیر نے؟ آبر سائمہ نے پوچھا۔ آپ ہی یاد ہے جس دن میں ہسپتال سے باہر آیا تھا تو ایک فقیر نے ابو سے صدقہ مانگا تھا؟ آبر نے یاد دلایا۔ ہاں، اچھی طرح یاد ہے، وہ تمہیں کہاں مل گیا؟ فٹ پاتھ پر، آبر نے بتایا، اور اس نے یہ کہہ کر کہ جا اپنے گھر جا، تیری ماں شدید بیمار ہے، اور میرا رخ موڑ دیا، ورنہ اس وقت میں جانے کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ اللہ اس فقیر کو خوش رکھے جس نے مجھے میرا بیٹا لوٹا دیا۔ اور ناظرین کے دل سے دعا نکلی، بیٹا آئندہ تمہیں وہ فقیر دکھائی دے تو اسے گھر لے آنا۔ آبر، تم آخر کہاں غائب ہو گئے تھے اور تم نے ہم پر بہت ظلم کیا، سائمہ نے کہا۔ آپ ہی، ظلم تو مجھ پر بھی بہت ہوا، گھر چھوڑ کر مجھے بھی چین نہ ملا، آبر بولا، لیکن یہ گڑھا خود میں نے کھودا تھا، کسی سے کیا شکوہ کرتا؟ ہوا کیا؟ اور سائمہ بے چین تھی اس کی آپ بیتی سننے کے لیے۔ سائمہ، یہ بھی گھر آیا ہے، ناظرین نے ٹوکا، اور اس سے یہ تو پوچھو کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ نہیں امی، میں کھانا نہیں کھایا اور میں بہت بھوکا ہوں۔ اور آبر کو یکدم اپنے پیٹ کا خیال آ گیا۔ چل سائمہ، اور آبر کو کھانا گرم کر کے دے، اور یہ تیرے ابو کہاں ہیں؟ ناظرین نے کہا۔ جی امی، ابو لاؤنج میں ہیں۔ اور سائمہ نے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر لاؤنج میں نظر ڈالی۔ کھانا کھانے کے بعد آبر اپنے کمرے میں آ گیا، اور اس کمرے میں ہر چیز ویسی ہی رکھی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، بس اس کی کمی تھی تو وہ لوٹ آیا تھا۔ اور کمرے میں سائمہ کے بچے سو رہے تھے، اور آبر نے سوتے بچوں کو پیار کیا، اور اتنے میں سائمہ اس کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ بس پھر دونوں کی رات آنکھوں میں کٹی، اور آبر نے اپنی بڑی بہن سے کچھ نہیں چھپایا، اور وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ وہ خود ایسے ہمدرد سائمہ کی تلاش میں تھا جس کے سامنے وہ اپنا دل کھول کر رکھ دے، اور سائمہ سے اچھی سامنے اسے کہاں مل سکتی تھی؟ وہ اسے 2 سال بڑی ضرور تھی، لیکن آبر اس سے ہر بات کہہ لیا کرتا تھا۔ ساری رام کہانی سن کر سائمہ نے ان تلخ حقائق کو بھول جانے کی تلقین کی، اور پھر سرد آہ بھر کر بولی، آبر، اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ والدین اولاد کے حق میں ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اور ابو کو وہ لوگ مشکوک دکھائی دیے تھے، اور وقت نے ان کی بات سچ ثابت کر دی، اور کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پڑے ہیں۔ ہاں آپی اور ابو اور امی نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا، اور میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ آبر کے لہجے میں دکھ کے ساتھ شدید پچھتاوا تھا۔ بس اب خوابوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور اپنی زندگی سنوارو، اپنا کیریئر بناؤ، اور دیکھنا تمہیں ہزاروں ملکائیں مل جائیں گی۔ اور سائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں آپی، اب مجھے ملکہ نہیں چاہیے، اور اللہ بچائے ملکہ جیسی لڑکیوں سے، آبر پرعزم لہجے میں بولا۔ علی نثار، ناظرین اور سائمہ سب بہت خوش تھے کہ آبر کی کایا پلٹ گئی، اس نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا اور خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیا۔ لیکن وہ خواب آبر کو مسلسل 3 روز سے نظر آ رہا تھا، اور وہ اپنے دادا نثار ایوب کو عجیب انداز سے دیکھ رہا تھا۔ پریشان ہو کر اس نے اس خواب کا تذکرہ اپنے باپ علی نثار سے کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے آبر سے سوال کیا، لیکن بیٹا، تم نے تو اپنے دادا کو نہیں دیکھا، پھر خواب میں تم نے کیسے پہچان لیا کہ وہ تمہارے دادا ہیں؟ میں نے پہچانا نہیں، بس یہ احساس ہے کہ دادا ہے، آبر نے بتایا۔ ان کے ساتھ کوئی ہے؟ علی نثار نے پوچھا۔
कोई बुजुर्ग हैं उनके साथ, और ये ख्वाब तुम कब से देख रहे हो? अब मुझे 3 दिन हो गए और इस ख्वाब को देखते हुए एक जैसा ख्वाब, और ख्वाब देखने का वक़्त भी तकरीबन एक है, और सुबह 5-5:15 बजे यह ख्वाब नज़र आता है और मेरी आँख खुलती है तो मुझे खौफ महसूस होता है। क्या देखते हो? अबू, मैं देखता हूँ कि जैसे दादा हैं और उनके हाथों में कोई बच्चा है। पास खड़े बुजुर्ग दादा को मुखातब करते हुए कहते हैं कि कब्र खोदनी है और उस शैतान को जिंदा दफन करना है, और बस उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। और आबर ने खौफजदा अंदाज में बताया। आबर 3 दिन से जो ख्वाब देख रहा था वो हकीकत पर मबनी था, लेकिन अली नसार को इस बात पर हैरत थी कि इस वाक़े से आबर कतन नावाकिफ़ था, और उनके वालिद नसार अयूब का इंतकाल आबर की पैदाइश से पहले हो गया था। आबर ने अपने दादा को बस तस्वीरों में ही देखा था, और वह ये तस्वीर देखते हुए भी एक अरसा बीत गया था, और इस वाक़े से नाज़रीन किसी हद तक वाकिफ़ थीं, लेकिन उन्हें भी ये मालूम ना था कि बच्चे के साथ क्या मामला किया गया था। और उस किस्से से अगर कोई पूरी तरह वाकिफ़ था तो वो अली नसार थे। ये किस्सा अली नसार की शादी से शुरू हुआ। अली नसार के लिए उनकी शादी जी का जंजाल बन गई, और उस शादी में इश्क विश्क का कोई दखल ना था, और ये रिश्ता वालिदैन की मर्ज़ी से हुआ। नाज़रीन, अली नसार के वालिद नसार अयूब को शुरू ही से पसंद थे, और वो उनके करीबी दोस्त की बेटी थी। खूबसूरत होने के साथ सलीकामंद थी, और अली नसार ने नाज़रीन को देख रखा था और उन्हें कोई एतराज़ ना था। नाज़रीन स्कूल में टीचर थीं, और अली नसार या घर के लोगों को उनकी मुलाजमत पर एतराज़ ना था, लिहाजा स्कूल में टीचिंग करती रहीं। शादी की रात जब अली नसार ने नाज़रीन के चेहरे से घूंघट उठाया तो उसके हुस्न में खो गए। उनके इसरार पर नाज़रीन ने झुकी आंखें उठाई और अली नसार के चेहरे पर नज़र की तो उनके होश उड़ गए। अली नसार बेशक पुरकशिश नौजवान थे, लेकिन इतने भी हसीन नहीं कि कोई उनकी हुस्न की ताब न लाकर बेहोश हो जाए। नाज़रीन, अली नसार का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। अली नसार की समझ में उनकी बेहोशी की वजह न आई कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या देखा था, और उनके हवास जाते रहे, और खैर घर वालों की मदद से वो उन्हें होश में लाए और फिर वही सिलसिला शुरू किया जहाँ से टूटा था। और इस बार आफियत रही, और अली नसार को हर वो खुशी मिल गई जो उन्हें दरकार थी। सुबह नाश्ते के बाद जब उन्होंने नाज़रीन से बेहोशी की वजह दरियाफ़त की तो यकदम उनका चेहरा फ़क हो गया। उनके चेहरे का रंग उड़ते देखकर अली नसार ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी, और जब फ़िज़ा साजगार हो गई तो फिर उन्होंने बेहोशी की वजह पूछी, और साथ ही कहा, हकीकत चाहे जितनी तकलीफ़ दा हो बिला झिझक बयान करो, और आज की तकलीफ़ कल की राहत बनेगी। मैं खुद भी बताना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। और नाज़रीन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँगा, और चाहे हकीकत कितनी तलख क्यों ना हो। अली नसार ने पुरयकीन अंदाज में कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ। नाज़रीन ने यह कहते हुए फ़ौरन अली नसार के चेहरे से नज़रें हटा ली और धीरे से बोली, मैंने जब आपका चेहरा देखा तो अली नसार ने महसूस किया कि वह बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही। उन्होंने नाज़रीन का हाथ थाम लिया और बोले, अच्छा, जब तुमने मेरा चेहरा देखा तो फिर क्या हुआ, और क्या मेरे सर पर सींग निकल आए थे? नहीं, मैंने आपके पीछे एक और चेहरा देखा, इंतहाई डरावना, और वह चेहरा किसी बिन मानस से मिलता था। उसे देखकर मैं अपने होश गंवा बैठी, और नाज़रीन इतना कहकर थर थर कांपने लगी। अभी तो नाज़रीन ने होश गंवाए थे, और एक रात अली नसार के हवास काबू में ना रहे, और एक रात सोते सोते हुए अचानक अली नसार की आंख खुली और कमरे में ब्लू नाइट बल्ब रोशन था, और उन्होंने दाएं जनब लेटी नाज़रीन पर नज़र की और बड़े पुरसकून अंदाज में महू ख्वाब थी। अली नसार दीवार घड़ी पर नज़र डालते हुए उठ बैठे, और घड़ी में 1:30 बजा था। उन्होंने वाशरूम का रुख किया, और 5 मिनट के बाद जब वो वाशरूम से बाहर आए तो उनकी नज़र नाज़रीन पर पड़ी जो कमरे में टहल रही थीं। बड़ी हैरत हुई, क्योंकि नाज़रीन जिस पर पुरसकून अंदाज में गहरी नींद सो रही थीं, उनकी नींद टूटने का इम्कान ना था, और शायद वाशरूम की ज़रूरत उन्हें उठाया था, और वाशरूम खाली ना पाकर वो इंतज़ार में टहलने लगी, और ये कोई परेशान कुन बात ना थी। होश उनके उस वक़्त उड़े जब उन्होंने नाज़रीन को उसी तरह महू असराहत पाया जैसा वो उन्हें छोड़ कर गए थे। अब सूरत हाल ये थी कि एक नाज़रीन टहल रही थी और एक नाज़रीन सो रही थी। कमरे में 2 नाज़रीन थी, और ये बात उनके असाब चटखाने के लिए काफ़ी थी। वो फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकल गए, और घर के सब अफराद सो रहे थे। उन्होंने किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा, और फ्रिज से ठंडा बोतल निकाल कर अली नसार ने 2 गिलास पानी पिया, और हवास बहाल होवे तो सोचा क्या हुआ।
भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नाजनीन की दो नाजनीन बन जाएं? और ज़रूर ये उनकी नज़र का फतूर होगा। और ये फैसला करके चलो फिर चलकर देखते हैं। वो अपने कमरे की तरफ बढ़े। इतने में नाजनीन दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और उन्हें लाउंज में देखकर बोली, क्या हुआ? 1 मिनट, अली निसार ने कहा और कमरे में दाखिल हो गए। और बेड खाली था और फ़ौरन वापस आ गए और बोले, नाजनीन लगता है कि मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं। क्यों, क्या हुआ? और नाजनीन ने हैरत से पूछा। मुझे 1 के 2 नज़र आने लगे हैं, अली निसार ने बताया। और इस वक्त मैं आपको कितनी नज़र आ रही हूँ? नाजनीन ने हंसकर कहा, फ़िलहाल तो 1 ही नज़र आ रही हो, लेकिन कुछ देर कबल अल्लाह के वास्ते और मेरे बारे में कोई खौफजदा करने वाली बात मत कीजिएगा। और नाजनीन ने अली निसार की बात काट कर कहा। अली निसार ना चाहते हुए भी न जाने क्यों खामोश हो गए। फिर उन्होंने इस बात को फ़रेब नज़र समझकर दिमाग से निकालना चाहा, लेकिन ये बात फ़रेब नज़र ना थी, हकीकत पर मबनी थी। एक रात फिर उन्होंने नाजनीन को उसी तरह टहलते और उसी तरह लेटे देखा। और तब उन्होंने इस सूरत हाल का जिक्र नाजनीन से किया, न अपनी माँ को बताया। उन्होंने इस मसले पर बराह रात और अपने वालिद नसार अयूब से बात की। और उनके वालिदैन के जहन में पहली रात को नसार को देखकर बेहोश हो जाने वाला वाक़या महफूज था। नसार अयूब ने अपने बेटे अली निसार से 2-4 सवालात किए और बाद फिर इतना कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अली निसार अपने बाप से बात करके मुतमिन हो गए, लेकिन परेशानियों का सिलसिला थमा नहीं। एक दिन स्कूल में नाजरीन क्लास से लेकर निकली और नीचे स्कूल के दफ्तर में जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगीं, तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। और जबकि पीछे कोई न था और वो 2-4 सीढ़ियां नीचे गिरीं और उनके घुटने में चोट आई। शाम को नाजरीन ने अली निसार को घुटने की चोट दिखाई और किसी के धक्का देने की बात बताई। घुटने की चोट तो 2-4 दिन में ठीक हो गई, लेकिन घुटने का दर्द ना गया, बल्कि दर्द बढ़ता ही गया। और जूं दवा की और ये वाक़या दोबारा उसी तरह पेश आया। और सीढ़ियाँ उतरते हुए नाजरीन को किसी ने धक्का दिया और वह 2-4 सीढ़ियाँ नीचे गिरीं और उस बार दोबारा घुटने में चोट आई। और चोट 2-4 दिन में ठीक हो गई, लेकिन घुटने का दर्द ना गया। और घुटने की ये तकलीफ इस कदर बड़ी कि उठना बैठना दूभर हो गया। और 9 उम्री में ही गोया पैराना साली ने आ घेरा। जब उठना बैठना महाल हुआ तो नाजरीन ने स्कूल से छुट्टी ले ली। अली निसार ने अपने वालिद नसार अयूब को धक्का दिए जाने वाली बात गोश गुजार कर दी। और जवाब में नसार अयूब ने दोनों बार बस यही कहा था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब्बा जान, आखिर कब तक परेशान नहीं होगा? और नाजरीन स्कूल जाने के काबिल नहीं रही। अली निसार ने परेशान होकर कहा, तो अच्छा है, हमें बहू की नौकरी की कोई ज़रूरत है। नसार अयूब ने आराम से जवाब दिया, अब्बा जान चले नौकरी को छोड़ दें, उसके लिए उठना बैठना दुश्वार है। अली निसार ने दूसरी दलील दी, अच्छा चलो मैं किसी और अच्छे डॉक्टर का पता करता हूँ। नासिर अयूब ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, अब्बा जान कई अच्छे डॉक्टरों को दिखा जा चुका है और सारे टेस्ट हो चुके हैं। हाँ, डॉक्टर यही कहता है कि उनके घुटनों में कोई मर्द नहीं। और अली निसार ने वो बात बताई जिसे नसार अयूब अच्छी तरह जानते थे। किसी बड़े अस्पताल में ना दिखा लें? नसार अयूब ने फिर नया रास्ता दिखाया, अब्बा जान आप प्रोफेसर साहब से क्यों बात नहीं करते? और अली निसार को बिल आखिर वो कहना पड़ा जो कहना नहीं चाहते थे। प्रोफेसर मुजाहिद की बात कर रहे हो? नसार अयूब ने सवाल किया। जी अब्बा जान, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ और ये केस डॉक्टरों के बस का नहीं। भाई मैं उनसे कई बार बात कर चुका हूँ और हर बार बस इतना कहकर चुप हो जाते हैं कि अच्छा देखता हूँ। और नसार अयूब ने बताया, उनसे पूछिए कि आखिर कब तक देखेंगे? अली निसार ने उकसाया, और आखिर वो आपके दोस्त हैं। वो मेरे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। नसार अयूब ने साफ गोई से कहा। और फिर अली निसार को तसल्ली देते हुए बोले, अच्छा मैं एक बार फिर बात करता हूँ। लेकिन फिर बात करने की नौबत ना आई और इतवार के दिन सुबह ही सुबह प्रोफेसर मुजाहिद घर तशरीफ़ ले आए। अली निसार ने गेट खोला और सामने प्रोफेसर मुजाहिद को पाया तो उन्हें देखकर अली निसार का दिल बाग बाग हो गया और बड़े अदब से सलाम किया। अरे भाई, घर पर तुम्हारे अब्बा हैं? और प्रोफेसर मुजाहिद ने सलाम का जवाब देकर पूछा, जी हैं, आप अंदर आ जाइए और मैं उन्हें ड्राइंग रूम में भेजता हूँ। और प्रोफेसर मुजाहिद ने बैठते हुए कहा, बेटा एक गिलास पानी मिल जाएगा? जी क्यों नहीं, अली निसार ने जवाब दिया। और कुछ देर बाद दोनों बाप बेटे एक साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। अली निसार ने पानी से भरा गिलास जो शीशे के खूबसूरत प्लेट में रखा और झालरवार सरपोश से ढका हुआ था और मेज़ पर रखा। प्रोफेसर मुजाहिद ने एक नज़र गिलास पर डाली और फिर नासिर अयूब से मुखातब होकर बोले, आपकी बहू कहाँ हैं? ज़रा उन्हें बुलाइए।
बहू का यहाँ आना दुश्वार होगा, आप अंदर चलकर देख लीजिए। और निसार अयूब ने उनका मकसद समझते हुए जवाब दिया, भाई आप लोगों ने ख्वामखा उन्हें बीमार बना रखा है। और ये कहकर उन्होंने गिलास उठाया और सर पोछ हटाकर एक फूंक मारी और बोले, जाइए बेटा, और अपनी बेगम को पानी पिलाइए और फिर देखिए तमाशा, वो दौड़ती हुई चली आएंगी। अली निसार ने गिलास उनके हाथ से ले लिया और तेजी से अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। नाजरीन बेड पर बैठी हुई थी। उन्होंने गिलास का सर पोछ उठाकर कहा, नाजरीन ये पानी पी लें। नाज ने अजीब अंदाज से गिलास की तरफ देखा और मशकूक लबू लहजे में बोले, कैसा पानी है? ये पड़ा हुआ पानी है और प्रोफेसर मुजाहिद ने दिया है। वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। अली निसार ने गिलास उनके हाथ में दे दिया। अच्छा। और नाज ने गिलास हाथ में लेते हुए पानी की तरफ देखा और उनकी आंखों में फिर शक यकीन में बदला और चंद लम्हों बाद उन्होंने गिलास को लबों से लगा लिया। अली निसार नाजरीन को बगौर देख रहे थे और पानी पीकर उनके चेहरे पर जो एक करब सी कैफियत मुसलसल दर्द रहने की वजह से मंजमद हो गई थी, वो पिघलती हुई महसूस हुई। और फिर अली निसार ने हैरत अंगेज मंजर देखा कि नाजरीन किसी सहारे के बगैर बेड से उतरकर सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने दुपट्टा सर पर रखा और हल्का सा घूंघट निकाला और अली निसार की तरफ देखकर बोली, आइए चलें। और फिर वैसा ही हुआ जैसा प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा था। वो बड़े इत्मीनान से चलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। नाजरीन को बगैर सहारे के यूं आता देखा तो निसार अयूब बोलते बोलते रुक गए और हैरतज़दा नज़रों से अपनी बहू को देखने लगे। बैठिए बेटा। और प्रोफेसर मुजाहिद ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया। नाजरीन बहुत अदब से मुस्कुराकर सिमट कर बैठ गईं और सर कदरे झुका लिया। प्रोफेसर मुजाहिद ने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर यकलख्त आंखें खोलकर नाजरीन के चेहरे की तरफ देखा। नाजरीन का आधा चेहरा वो दुपट्टे से ढका हुआ था। फिर उन्होंने हाथों की तरफ तवज्जो दी और कहा, बेटा ज़रा अपना बाएं हाथ आगे कीजिए। नाजरीन ने अपना बाएं हाथ जो चूड़ियों से भरा हुआ था थोड़ा सा आगे कर दिया। प्रोफेसर मुजाहिद ने हाथ के नाखनों को बगौर देखा और फिर उनकी नज़र अंगूठे के नाखन पर जम गई। वो कुछ देर नाखन देखते रहे और पढ़ते रहे और फिर बोले, आपको क्या तकलीफ़ है? और इससे कबल के नाजरीन कोई जवाब देती, निसार अयूब बोल उठे, हमारी बहू के घुटनों में शदीद तकलीफ़ है निसार साहब, और मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया। प्रोफेसर मुजाहिद ने उनकी बात काट कर कहा, और ये सवाल मैंने आपकी बहू से किया है, उन्हें बोलने दीजिए। और इस वक्त मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, नाजरीन ने धीमे लहजे में जवाब दिया। समुंदर बहुत अच्छा लगता है आपको? प्रोफेसर मुजाहिद ने पूछा। जी, नाजरीन ने मुख्तसरन जवाब दिया। समुंदर पर गए हुए कितना अरसा हो गया? काफ़ी दिन हो गए और मेरा ख्याल है कि 8-10 महीने हो गए हैं। और मैं शादी से पहले अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर बाकस बे गई थी। और नाज़ ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि हर सवाल का जवाब आ गया जो प्रोफेसर मुजाहिद के जहन में था। ठीक है बेटा, आप जाइए। और ये कहकर प्रोफेसर मुजाहिद ने फिर अली निसार की तरफ देखा, आप भी जाइए। जब नाजरीन और अली निसार ड्राइंग रूम से निकल गए तो प्रोफेसर मुजाहिद ने निसार अयूब को मुस्कुरा कर देखा और बोले, प्यारे भाई, देखने में कुछ वक्त लगता है ना, और फिर यह हमारी बहू का मामला था और इस पर खसूसी तवज्जो दरकार थी। अब मैंने बहुत कुछ देख लिया है, आप हुक्म करें तो कुछ अर्ज़ करूं? जी प्रोफेसर साहब, फरमाइए। और नासिर अयूब ने संजीदगी से कहा। जवाब में प्रोफेसर मुजाहिद ने जो फरमाया वो खासा होशरुबा था। दोनों पुलिस वालों को अपने घर के दरवाजे पर देखकर मई पंखी मुस्कुराई और दिलदार बख्श का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो जो उसके कत्ल के दर पे था अब खुद मकतूल हो गया था और दिलदार बख्श के साथ जो पुलिस वाला था उसका रवैया भी फिदियाना था। मई पंखी दोनों को अंदर ले आई और उसने दीवार से लगी चारपाई को दीवार से हटाकर दोनों को बैठने का इशारा किया। दिलदार बख्श और खालिद कुरैशी दाएं बाएं सरहाने की तरह बैठ गए और मई पंखी पायंती की जानब पट्टी पर बैठ गई और खालिद कुरैशी बगौर उस अजूबा रोजगार बुढ़िया को देख रहा था और दिलदार के मुकाबले में उसका मुशाहदा ज्यादा तेज था। 80 साल की ऐसी चाको चौबंद बुढ़िया और जिसकी कमर तीर की तरह सीधी और आंखों में मुर्दनी की बजाय भरपूर जिंदगी थी, और ऐसी बुढ़िया उसने आज तक ना देखी थी। और ये बुढ़िया उसे बड़े काम की नजर आई। ओ भाई, तेरा नाम क्या है? दिलदार बख्श ने बड़े नरम लहजे में पूछा। बड़ी जल्दी तुझे मेरे नाम का ख्याल आ गया। और मई पंखी ने तनतन कहा, किसी ने बताया तो था पर मैं भूल गया। दिलदार बख्श ने बात बनाई। काका, मेरा नाम पंखी है, माई पंखी ने बताया, और सब मुझे माई पंखी कहते हैं। माई पंखी, तेरा शुक्रिया। दिलदार बख्श ने मिठाई के डब्बा उसके सामने रखते हुए कहा, तूने उस दिन कमाल ना दिखाती तो मेरा बेटा तो गया था जेल में। काका, ये कौन है? और माई पंखी ने खालिद कुरैशी की तरफ इशारा किया।
माई पंखी, ये मेरा दोस्त है और थानेदार खालिद कुरैशी, और ये तुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। दिलदार बख्श ने तारफ कराया और फिर मिठाई का डब्बा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, और ये तेरे लिए मिठाई लाया हूँ और लाहौर की सबसे बड़ी दुकान की है। माई पंखी ने डब्बा उसके हाथ से लेकर चारपाई पर रख दिया और बोली, काका मैं तो मिठाई नहीं खाती। और माई पंखी का जवाब सुनकर खालिद कुरैशी की नोक जुबान पर बेख्तियार जुमला आया, तो फिर क्या जहर खाती है। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया और बोला, माई पंखी फिर तू क्या खाती है। काका मैं संखिया खाती हूँ। और माई पंखी ने बड़ी सादगी से कहा। और खालिद कुरैशी बड़ा हैरान हुआ, और इसका मतलब है कि उसने जो सोचा था सर सोचा था। और फिर उसने इसकी वजाहत चाही, सैंखिया यानी जहर। हाँ, और सैंखी के अलावा मैं अफ्यून भी खाती हूँ। बात तू यूँ समझ ले कि मिठाई मेरे लिए जहर है, और फिर हिरवन पिया कर। हुश। और माई पंखी अजीब अंदाज में बोली, हिरवन बच्चे पीते हैं काका, और अगर तुझे कहीं से असली अफ्यून मिल जाए तो ले आना। माई पंखी, ये तो कोई मसला ही नहीं। और दिलदार बख्श ने कहा, अच्छा मिठाई नहीं खाती तो ना खा, हमें तो खिला। अच्छा। और माई पंखी ने डब्बा खोला तो उस मिठाई के ऊपर एक लिफाफा रखा दिखाई दिया, और उसने पूछा, काका इसमें क्या है। माई पंखी खोल कर देख ले तो पता चलेगा ना, दिलदार बख्श बोला। माई पंखी ने लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें 1000 रुपये के 5 नोट रखे नजर आए। माई पंखी ने लिफाफा जूं का तू बंद करके मिठाई पर रखा और हंसकर बोली, काका पुलिस तो रिश्वत लेती है और ये उसने देना कब से शुरू कर दिया। माई पंखी, पुलिस भी इंसान है और उसकी भी कहीं गोट फंस सकती है। खालिद कुरैशी बोला, इसका मतलब है कि तुम लोगों की कोई गोट फंसी है और तभी मिठाई और पैसे लेकर आए हो। ओ काका, ये उठा मेरे सामने से, मुझे पैसे चाहिए ना मिठाई, चल अपना काम बता। और जब खालिद कुरैशी ने काम बताया तो माई पंखी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो सोचने लगी कि पुलिस वाले किस किस्म का काम उसके पास लेकर आए थे। अगर कोई फिल्मी हीरोइन किसी निजी फैमिली में रक्स करने के लिए राजी नहीं तो उसे कैसे मजबूर कर सकती है। ओ काका, वो तुम पुलिस वालों के काबू नहीं आती तो मैं भला क्या कर सकती हूँ। और माई पंखी को बिल आखिर कहना पड़ा। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, समझ रही हो ना मेरी बात। हम अगर कोई हथकंडा इस्तेमाल करें तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और खालिद कुरैशी ने अंदर का हाल खोला। तो फिर उसकी जान छोड़ दो, नाचने वालियां बहुत। और माई पंखी ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। माई पंखी, नई नाचने वालियों को हमने इंतजाम कर लिया है और यह सरकारी अफसरों की खास महफिल है। और सबसे ऊंचे अफसर की फरमाइश है कि सुमैरा को हर कीमत पर शामिल किया जाए। और खालिद कुरैशी ने अपनी बेबसी ज़ाहिर करते हुए कहा, और माई पंखी, तू कुछ ऐसा काम दिखा दे कि वह जाने पर मजबूर हो जाए। उसे अच्छे पैसे दो, वह चली जाएगी। और माई पंखी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने खुद उसे मुंह मांगे पैसों की पेशकश की है, पर वो पैसों की बात नहीं करती और वो कहती है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे तब भी नहीं मानूंगी। और मैं निजी महफिलों में परफॉर्म नहीं करती। और माई पंखी बड़ी नखरेल है वो, खालिद कुरैशी ने बताया। अब तू क्या चाहता है कि मैं उसके नखरे को तोड़ दूं। उसने अपनी चमकीली आंखों से खालिद कुरैशी को देखा। हाँ माई पंखी, ये हुई ना बात, कुछ ऐसा कर दे कि वो इनकार ना कर सके। अच्छा चल, तू भी क्या याद करेगा। और माई पंखी अपने जून में आ गई। ला, एक कागज़ मुझे दे और सादा कुछ लिखा हुआ ना उस पर। खालिद कुरैशी ने अपनी जेब खंगाल डाली और जेबों में कागज़ तो थे लेकिन सादा न थे। तब दिलदार बख्श ने अपनी कमीज़ की जेब से छोटी डायरी निकाली और बोला, माई इतने बड़े कागज़ से काम चल जाएगा। माई पंखी ने खुली हुई डायरी पर एक नज़र डाली और कहा, हाँ काका। और दिलदार बख्श ने डायरी का सादा वर्क फाड़कर माई पंखी की तरफ बढ़ाया। माई पंखी कागज़ हाथ में थाम कर चारपाई से उठी और बगैर कुछ कहे अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो वापस आई तो कागज़ की 4 तय करके उस पर काला धागा लपेटा हुआ था। उसने धागे में लिपटा हुआ कागज़ खालिद कुरैशी की तरफ बढ़ाया और तंबी अंदाज में बोली, ले काका, और ये प्रेम पत्र उसको दे देना। क्या नाम है उसका? सुमैरा। और खालिद कुरैशी जल्दी से बोला, हाँ सुमैरा। माई पंखी को याद आ गया, और बेशक मुझे नहीं जानती, लेकिन उससे कहना कि यही कि माई पंखी ने भेजा है। इसे खोल कर अच्छी तरह देख ले। और हाँ, और मेरी एक बात तू गौर से सुन ले। अगर तूने इसे खोल कर देखने की कोशिश की तो फिर तुझे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है और मेरे पास लौट कर मत आना। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करूंगा। और पर माई वो जाने पर राजी हो जाएगी। खालिद कुरैशी ने तस्दीक चाही। ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब तू ये प्रेम पत्र उसे देगा। और माई पंखी ने इकरार ना किया। ठीक है माई, अब हम चलते हैं, तेरा बहुत शुक्रिया। खालिद कुरैशी उठा तो उसके साथ दिलदार बख्श खड़ा हो गया और उन्होंने मिठाई का डब्बा ना उठाया।
जब वो जाने लगे तो माई पंखी ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, काका ये मुसीबत उठाओ यहाँ से और मेरी तरफ से इसे बच्चों को खिला देना और ये पैसे भी पी पिलाकर ख़त्म कर देना। अच्छा माई पंखी, जैसे तेरी मर्जी, और हम तुझे नाराज़ नहीं करना चाहते। खालिद कुरैशी खुश आमदाना लहजे में बोला, और मैं बहुत जल्द तेरे लिए आला किस्म की अफ्यून लेकर आऊँगा। हाँ काका ये ठीक है। और माई पंखी की आंखों की चमक बढ़ गई। जब वो दोनों गाड़ी में बैठने लगे तो दिलदार बख्श बोला, ओ यार ये माई ने क्या तवीज़ सा पकड़ा दिया, तेरा क्या ख्याल है, समेरा से खोल कर देख लेगी? ये बात खुद मेरी समझ में नहीं आ रही, कहीं मैं मजाक न बन जाऊं। खालिद कुरैशी बेयकीनी से बोला, इस प्रेम पत्र को ना खोल कर देख लें। दिलदार बख्श के अंदर का तजस्सुस जागा। वही नहीं, वो सख्त वार्निंग दे चुकी है, कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं। और खालिद कुरैशी ने समझदारी का सबूत दिया। चल फिर और माई का प्रेम पत्र सुमेरा तक पहुंचा दो, दिलदार बख्श बोला, और देखते हैं कि क्या होता है। जब वो दोनों सुमेरा की कोठी पर पहुंचे, जो लाहौर के एक पोश इलाके में वाक़या थी, तो वहां हैरत अंगेज तौर पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों पुलिस अफसरान इंगश्ते बदा हो गए। वो गाड़ी से उतर कर गेट पर आए तो वहां मौजूद गार्ड ने खालिद कुरैशी को सलाम किया और बेल का बटन दबाकर अंदर से घर के मुलाजमों को बुलाया। और यह बात अच्छी बात थी कि सुमेरा घर पर मौजूद थी। वो कुछ देर के बाद शूटिंग पर जाने वाली थी। ज़ाती मुलाजम ने दोनों पुलिस वालों को छोटे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा, मैं मैडम को जाकर बताता हूँ, जबकि उसने सुमेरा की इजाज़त से ही ड्राइंग रूम खोला था। 15 मिनट के इंतजार के बाद सुमेरा इंतहाई संजीदा अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे खालिद कुरैशी की आमद की गर्दो गारत का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने पहले ही से एक लातअल्की का अंदाज इख्तियार कर लिया था। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श उसे देखते ही खड़े हो गए। सुमेरा ने दिलदार बख्श पर एक उचट सी नज़र डाली, लेकिन उसके बारे में कोई सवाल ना किया और बेनियाज लहजे में बस इतना कहा, बैठे। और ये मेरे दोस्त हैं दिलदार बख्श, और मेरा हम मनसब और आपके बड़े परस्तार हैं, और मेरे साथ आपको देखने चले आए। और खालिद कुरैशी ने बसात खोली। अच्छा। और सुमेरा ने एक नज़र दिलदार बख्श को देखा और बस, मैं आपके लिए ख़ास चीज़ लाया हूँ। खालिद कुरैशी ने जल्दी से बटवा निकाल कर माई पंखी का दिया हुआ प्रेम पत्र निकालने लगा और साथ बोलता भी जा रहा था कि एक बुजुर्ग खातून हैं, नाम है उनका माई पंखी, और बड़ी अल्लाह वाली हैं। उन्होंने ख़ास चीज़ आपको भिजवाई है और पता नहीं कि क्या है, आप खुद खोल कर देख लें। उसने नोटों के दरमियान से धागे में लिपटा कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और ये लें। एक पहुंची हुई बुजुर्ग का नाम सुनकर सुमेरा ने बड़ी दिलचस्पी से उस कागज़ को उलट पलट कर देखा। आप इसे हमारे सामने खोल कर देखना ना चाहें तो अंदर चली जाएं। और खालिद कुरैशी ने मशवरा दिया, नहीं, मैं इसे आपके सामने ही खोल कर देखूंगी और उसमें कहीं धमाका खेद मवाद तो नहीं भरा हुआ। और सुमेरा ने मुस्कुराकर कहा, हमें इसे खोल कर देखने की इजाज़त नहीं, वरना मैं आपको खोल कर देता। और खालिद कुरैशी बोला, अरे नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। सुमेरा ने हंसकर कहा, और मैं यहीं बैठकर खोलती हूँ। वैसे अजीब तावीज़ से है, जैसे गले में डालने के बजाय खोल कर देखने को कहा गया है। सुमेरा ने बहुत तेजी से कागज़ पर लिपटा हुआ काला धागा खोलकर सोफे के हथे पर रखा और ज़रा संभल कर बैठी और भरपूर शौक निगाहों से वो छोटा सा लाइने वाला कागज़ खोला और दोनों पुलिस वाले बगौर उसका चेहरा देख रहे थे। कागज़ खोलते ही सुमेरा के चेहरे की रंगत उड़ गई। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श अंदाज़ा न कर पाए कि आखिर सुमेरा को छोटे से कागज़ में क्या नज़र आया और जिसे माई पंखी ने प्रेम पत्र करार दिया था। कागज़ पर ऐसे जाना क्या था कि सुमेरा यकदम परेशान हो गई। उसने उलझे हुए लहजे में पूछा, ये माई पंखी कौन है? हम आपको मिलवा देंगे, पहले ज़रा इस्लामाबाद से हो आएँ। खालिद कुरैशी ने तुरप का पत्ता फेंका। अच्छा हाँ, कब है आपका प्रोग्राम? और सुमेरा यकदम राह रास्त पर आ गई। 2 दिन बाद हफ्ते की रात को और इतवार को शाम तक वापसी हो जाएगी। और मैडम आप चल रही हैं ना? खालिद कुरैशी ने पूछा। सुमेरा ने एक नज़र कागज़ पर डाली और अब वहाँ कुछ ना था और महज सादा कागज़ था। उसने कागज़ को मुट्ठी में भींच कर उस पर थोड़ा सा धागा लपेट कर मेज़ पर डाल दी और बहुत ठहरे हुए लहजे में बोली, हाँ मैं चल रही हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, और आप हफ्ते की शाम को तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगा, अब इजाज़त। और खालिद कुरैशी फ़ौरन खड़ा हो गया और इससे पहले कि वह फैसला बदले उसकी नज़रों से उज्जवल हो जाना अच्छा था। ठीक है। और सुमेरा भी खड़ी हो गई। तजस्सुस के मारे दिलदार बख्श ने मेज़ पर पड़ी हुई अपनी टोपी इस अंदाज से उठाई कि वह धागे में लिपटा मुड़ा तोड़ा कागज़ टोपी के अंदर आ गया और उसने पूरे इत्मीनान से टोपी सर पर रखी और ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। वो अपने इस कारनामे पर बहुत खुश था।
خالد قریشی سمیرہ سے کچھ بات کرنے والا تھا اور وہ آنے جانے اور رقم کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا، اور اتنے میں دلدار بخش اس کی کوٹھی سے باہر نکل آیا اور اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کاغذ میں ایسا کیا تھا کہ جسے دیکھ کر سمیرہ کے چہرے پر پریشانی دوڑ گئی، اور وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا، اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کوٹھی کے گیٹ کی طرف دیکھا، اور گیٹ بند تھا اور ابھی خالد قریشی باہر نہیں آیا تھا۔ اس نے ٹوپی اتار کر کاغذ ہاتھ میں لیا اور ٹوپی سر پر جما لی، اور پھر کاغذ سے کالا دھاگا ہٹایا اور اسے کھڑکی سے باہر پھینکا اور بڑی احتیاط سے کاغذ کو سیدھا کرنے لگا۔ جب اس نے کاغذ کھول کر اس پر نظریں جمائی تو وہ منظر اس کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تم یہ پریم پتر وہاں سے اٹھا لائے یار، بڑی صفائی سے کام دکھایا، کیا ہے اس کاغذ میں؟ اور مائی پنکھی نے تو کمال کر دیا اور 100 نخرے والی کے سارے نخرے توڑ دیے۔ اچانک خالد قریشی کو احساس ہوا کہ دلدار بخش اس کی بات نہیں سن رہا۔ وہ گمسم بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خالد قریشی کب گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور گفتگو شروع کر دی۔ وہ یار تجھے کیا ہوا؟ اور خالد قریشی نے اس کا کندھا ہلایا اور گاڑی میں اس کے برابر آ بیٹھا۔ لا کاغذ دکھا۔ اور دلدار بخش نے کاغذ کسی رپورٹ کی طرح اس کی طرف بڑھا دیا، اور دیتے وقت اس نے یہ ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ کاغذ یکدم کوڑا تھا۔ خالد قریشی نے کاغذ اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑ کر بڑے اہتمام سے اس پر نظر ڈالی۔ وہ منظر دوبارہ نمودار ہوا اور خالد قریشی کا دل بھی دہلا گیا۔ اب اسے پتا چلا کہ دلدار بخش کیوں سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ کاغذ پر جو منظر نمودار ہوا تھا وہ ان دونوں سے متعلق تھا۔ اس منظر سے سمیرہ کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اور پھر وہ اسلام آباد جانے پر کس طرح راضی ہو گئی تھی، اور خالد قریشی کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کاغذ کھولتے ہی سمیرہ کا چہرہ فک ہو گیا تھا، اور آخر اس نے کاغذ پر کیا دیکھا تھا؟ ضرور اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جس کے دباؤ میں آ کر وہ رقص و سرور کی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور اسے اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا دیکھ کر اسلام آباد جانے پر مجبور ہو گئی، اور اسے اس بات کی خوشی تھی کہ مائی پنکھی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اب خالد قریشی کو پکی امید تھی کہ اس کے کارنامے پر ترقی تو ملے گی اور شاید کوئی پلاٹ بھی ہاتھ آ جائے۔ خالد قریشی وقت مقررہ پر اسلام آباد کے نواب میں اس شاندار فارم ہاؤس پر سمیرہ کو لے کر پہنچ گیا، اور جہاں یہ انتہائی خفیہ محفل سجائی گئی تھی۔ رقص کی اس محفل میں ایک وزیر اعلیٰ، چند اعلیٰ سرکاری افسران اور پولیس کے منتخب افسران مدعو تھے۔ فارم ہاؤس کے سبزہ دار پر ایک لمبا سٹیج بنایا گیا، اور یہ سٹیج 4 فٹ اونچا تھا، اور سٹیج کے شروع میں سیڑھیاں تھیں تاکہ رقاصہ ان سیڑھیوں کے ذریعے سٹیج پر پہنچ سکے۔ اس سٹیج کے چاروں طرف آرام دہ صوفے رکھے گئے، اور ان صوفوں کے سامنے شیشے کی نفیس میزیں تھیں، اور جن پر ناؤ نوش کا سامان سجایا گیا تھا، اور سٹیج تیز روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ یہ خاص لوگوں کی محفل تھی۔ بیوروکریٹس اور پولیس افسران کی 2 کیٹیگریاں بنائی گئی تھیں۔ اعلیٰ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے رات 12 بجے کے بعد پروگرام رکھا گیا تھا، جبکہ ادنا کیٹیگری والوں کو ڈنر کے بعد چلے جانا تھا۔ 12 بجے کے بعد صرف 4 اداکاراؤں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا، اور ان میں سمیرہ کے ساتھ وہ انڈیا کی آئٹم گرل بھی مدعو تھیں۔ خالد قریشی اور دلدار بخش سادہ لباس میں تھے، اور ان لوگوں نے مقامی رقاصاؤں کو رقص دیکھا اور کھایا پیا اور کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر عازم لاہور ہو گئے، اور سمیرہ کے بارے میں منتظمین نے کہا تھا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اسے باحفاظت لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ خالد قریشی کو اس کی قطعاً فکر نہ تھی، اور اس نے ایک ٹیڑھی کھیر کو مندر تک پہنچا دیا تھا۔ اب اسے بے حفاظت پہنچایا جائے یا لنگڑا لولا کر کے اس کی بلا سے، اور یہ ٹیڑھی کھیر یوں ہی سیدھی نہیں ہو گئی تھی۔ فلموں میں آنے سے پہلے سمیرہ نرسنگ کے پیشے سے وابستہ تھی۔ اس کے چچا زاد نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور تنگ دستی کی وجہ سے اسے نرس بننا پڑا۔ ٹریفک ایک حادثے میں ٹانگ تڑوا کر جب اس کا چچا ہسپتال میں داخل ہوا تو سمیرہ نے بے ہوشی کی حالت میں ایک ایسا انجیکشن لگا دیا، اور جس کی وجہ سے اس کی موت یقینی تھی۔ کاغذ پر جو منظر دکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سمیرہ چچا کو انجیکشن لگا رہی ہے، اور وہ خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی اندر نہ آ جائے، اور وہ اپنے چچا کی قاتل تھی، اور یہ بات اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی۔ لیکن اب کسی اور کو بھی معلوم ہو گئی تھی، اور جان بچانے کا آسان راستہ یہی تھا کہ اس کی نجی محفل میں شرکت کر کے کسی بڑی مصیبت سے خود کو محفوظ کر لیا جائے۔ سمیرہ نے تو ہوش کے ناخن لے کر خود کو محفوظ کر لیا، لیکن ان دونوں نے اتنی چڑھا لی تھی کہ عقل ان کے ٹخنوں میں آ گئی تھی اور ہوش جاتے رہے۔ وہ اسلام آباد ہائی وے پر جیٹ کی رفتار سے لاہور کی طرف چلے جا رہے تھے،
اور خالد قریشی اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دلدار بخش اس کے برابر بیٹھا مختلف رقاصاؤں کے خد و خال پر بیل گام تبصرہ کر رہا تھا۔ دونوں ہی بے قابو تھے اور دلدار کو اپنی زبان پر قابو نہ تھا۔ خالد قریشی کو اسٹیئرنگ پر اس وقت وہ یہ بھی بھولے ہوئے تھے کہ ان دونوں نے کاغذ پر جو ایک جیسا منظر دیکھا تھا وہ اگر لائیو ہو گیا تو کیا ہوگا۔ خالد قریشی اور دلدار بخش نے باری باری جو منظر دیکھا وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کی نوید تھا۔ اب اس کی منظر کے زندہ ہونے کا وقت آ چکا تھا اور خالد قریشی نے تیز رفتار گاڑی پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن دوسری گاڑی سے ٹکرا کر کلا بازی کھاتی چلی گئی۔ پیارے بھائی، بات یہ ہے، پروفیسر مجاہد نے الف لیلا چھیڑی، ہماری بہو کے پیچھے یہ خبیث سمندر لگا ہے اور بہو جب اپنی فیملی کے ساتھ باکس بے گئی تو ضرورت کے تحت ان جھاڑیوں میں چلی گئی جو ہٹ کے بائیں جانب موجود تھیں۔ اگرچہ ہماری بہو اپنی دو بہنوں کے ساتھ گئی تھی، لیکن بہنیں جھاڑیوں کے باہر کھڑی رہیں اور جبکہ یہ اندر چلی گئی۔ ادھر کسی کے آنے کا امکان نہ تھا اور بہو احتیاطاً اپنی نگرانی کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہماری بہو کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ انہیں جھاڑیوں میں کسی قسم کا بسیرا ہے اور بہو جھاڑیوں سے خوفزدہ ہو کر ضرور نکلی، لیکن وہ یہ ادراک نہ کر سکی کہ کسی قسم کی بلا نے اس نے اپنے سر منڈ لی۔ اور اس طرح کی چیزیں بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو مفلوج کر دیتی ہیں، اسے بیمار ڈال دیتی ہیں اور اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگتی ہیں اور کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ متاثرہ بندے کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا اور بس وہ خود کو بیمار سمجھتا ہے۔ اس خبیث نے بہو کو پورا جکڑ لیا ہے اور اس کے گھٹنے بیکار کر دیے اور دم کیے ہوئے پانی سے وہ وقتی طور پر سنبھل گئی ہے، لیکن یہ مستقل علاج نہیں اور ہمیں بہو کو اس خبیث سے آزاد کرانا ہوگا۔ نثار ایوب پروفیسر کی کہانی منہ کھولے سن رہے تھے اور اس انکشاف پر کہ ان کی بہو ناظرین کسی کی چھپڑ میں ہے وہ سخت پریشان ہو گئے تھے اور گھبرا کر بولے، پروفیسر مجاہد اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، انگریز یہاں سے جائیں گے اور پاکستان آزاد ہوگا۔ اور پروفیسر مجاہد نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ پروفیسر صاحب، میں سنجیدہ ہوں۔ تو پیارے بھائی، اور میں نے کون سی غیر سنجیدہ بات کی ہے؟ اور کیا انگریز کے جائے بغیر پاکستان آزاد ہو سکتا ہے؟ پر نالا پھر وہیں گرا۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے اور نثار ایوب کی پریشانی میں کوئی کمی نہ آئی اور میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن آپ کی پریشانی سے کیا ہوگا؟ وہ خبیث تو بھاگنے سے رہا، پھر کون بھگائے گا اسے؟ میں بھگاؤں گا اس خبیث کو۔ اور نثار ایوب، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور پروفیسر مجاہد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور جہاں سے وہ آیا ہے اسے وہیں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ جان چھوڑ آؤں گا وہ؟ نثار ایوب نے پوچھا۔ کوشش تو میری یہی ہوگی۔ اور پروفیسر مجاہد سنجیدگی سے بولے، اور میں ایک سفید دھاگا دوں گا اور اس میں 7 گرہ لگی ہوں گی اور یہ دھاگا اسی جگہ سمندر میں پھینکنا ہوگا جہاں سے وہ پیچھے لگا تھا اور بہو کو ساتھ لے جانا ہوگا اور یہ کام آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ علی نثار ہمارے ہمراہ جا سکتے ہیں اور بھابھی کو بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ پروفیسر صاحب، کوئی پریشان کن مسئلہ تو درپیش نہ ہوگا؟ اور نثار ایوب جھجکتے ہوئے بولے، اور کیا آپ ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں ساتھ نہیں جاؤں گا اور میں سیٹلائٹ کے ذریعے آپریشن کی نگرانی کروں گا اور آخر کو میں کسی امریکی صدر سے کم ہوں۔ اور ایک بار پھر ان کی رگیں ظرافت پھڑکی۔ اچھا، اور ان کی بات سن کر نثار ایوب مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ جانا کب ہوگا؟ آج کیا دن ہے؟ اور پھر فوراً ہی بولے، آج تو اتوار ہے۔ تو پیارے بھائی، آپ کو بھاکس بے جانا ہوگا جمعرات کی صبح، ٹھیک ہے؟ اور جمعرات کی صبح کو دھاگا دے گئے تھے، ساتھ بتا گئے تھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور یہ بٹا ہوا دھاگا تھا ڈوری نما اور کوئی 9 انچ لمبا ہوگا۔ اس میں 7 گریں لگی تھی اور نثار ایوب نے بہت احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا اور راستے بھر جیب پر ہاتھ رکھ کر تصدیق کرتے رہے کہ دھاگا جیب میں موجود ہے کہ نہیں۔ سربست مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ کیسے پہنچا جائے اور جہاں 10 ماہ پہلے ناظرین کی فیملی نے پکنک منائی تھی۔ ناظرین کو راستہ معلوم نہ تھا، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اگر انہیں آس پاس کے علاقے میں پہنچا دیا جائے تو وہ ہٹ پہچان لیں گی۔ اور علی نثار نے ناظرین کے بھائیوں سے بات کر کے اس ہٹ کی لوکیشن کا اندازہ کر لیا تھا اور اس وقت گاڑی علی کی نثار ہی چلا رہے تھے۔ پروفیسر مجاہد کی ہدایت تھی کہ یہ دھاگا اسی ہٹ کے سامنے سمندر برد کیا جائے اور جہاں یہ پکنک منائی گئی تھی۔ اور اگر ہم اس جگہ نہ پہنچ سکیں تو؟ نثار ایوب نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ ضرور وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور پروفیسر مجاہد کے لہجے میں یقین تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کسی خاص وقت کے دقت کے بغیر وہ لوگ مطلوبہ ہٹ تک پہنچ گئے۔
नसार अयूब ने अपने बेटे अली निसार को गाड़ी में दोनों खीवातीन के साथ छोड़ा और खुद समुंदर की तरफ चले। सड़क से उतरते ही डलवानी रास्ता था और जो हट तक पहुंचते पहुंचते हमवार हो गया और दाईं जानब घड़ी झाड़ियां थी और गाड़ी में मौजूद किसी को ये मालूम न था कि अयूब यहाँ क्यों आए हैं। अलबत्ता अली निसार को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि अब्बा प्रोफेसर मुजाहिद की दी हुई कोई चीज़ समुंदर बुर्द करने आए हैं और प्रोफेसर ने जो कुछ बताया था वो बस नसार अयूब तक महदूद था। नसार अयूब बज़ाहिर पूरे एतमाद से समुंदर की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन कभी चंद लम्हों के लिए खौफ की एक लहर आकर गुजर जाती और हट के दाएं जानब से रास्ता घूमकर समुंदर पर निकलता था। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे और सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन था। समुंदर पर अभी रश ज़्यादा नहीं था और एक दो खानदान समुंदर की लहरों से लुत्फ़ अंदोज हो रहे थे। नसार अयूब ने अपने जूते उतार कर रेत पर रखे और पैंट के पांचे चढ़ाकर समुंदर की तरफ बढ़े। जब वो घुटनों तक पानी में चले गए तो उन्होंने खड़े होकर एक नज़र अपने अतराफ डाली और कोई मतवजा न था। उन्होंने जेब से धागा निकालकर उसे तय किया और जितने ज़ोर से उसे समुंदर की तरफ उछाल सकते थे उछाला और फ़ौरन वापसी के लिए कदम उठा दिए। प्रोफेसर मुजाहिद की खास हदायत थी कि जब धागा समुंदर में फेंक दो तो फिर पलट कर पीछे मत देखना, और नसार अयूब ने मनो अन उनकी हदायत पर अमल किया था। नाज़रीन और फरीदा गाड़ी में बैठी थीं और अली निसार गाड़ी से उतरकर सड़क पर टहल रहे थे और वो बेचैनी से नसार अयूब का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही वो उन्हें नजर आते हुए नजर आए वो उनकी तरफ लपके और करीब पहुंचकर बोले, अब्बा जान हो गया काम? हाँ बेटा। और नसार अयूब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, नसार अयूब बोले। अली इधर का हाल सुनाओ, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हुई और नाज़ ने परेशान तो नहीं किया? अब्बा जान, जैसे ही आप समुंदर की तरफ गए तो नाज़रीन ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की थी और अम्मी ने बड़ी मुश्किल से नाज़रीन को समझा बुझाकर रोका। क्यों निकलना चाह रही थी? नसार अयूब ने पूछा। वो झाड़ियों में जाना चाह रही थी, अली निसार ने बताया। और फिर अम्मी ने कहा कि जब तक अली के बाबा जान नहीं आ जाते तुम बाहर नहीं निकल सकती, और वो बाहर निकलने को सख्ती से मना कर गए थे। और वो दोनों बातें करते करते गाड़ी तक आ गए। चले बाबा। हाँ, नसार अयूब ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गए और अली निसार घूम कर ड्राइविंग सीट पर आ गए। अब्बा जान, नाज़रीन ने पीछे से मुखातब किया और उनकी आवाज़ में अजब वहशत सी थी। नसार अयूब परेशान हो गए। उन्होंने पलट कर कहा, जी बिटिया। अब्बा जान मेरी बात सुने। और नसार अयूब को महसूस हुआ जैसे नाज़रीन कोई ख़ास बात करना चाह रही हैं। उन्होंने पूछा कि उतर कर तुम्हारे पास आ जाऊं? जी अब्बा जान। और नाज़रीन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। नसार अयूब फ़ौरन गाड़ी से बाहर आ गए। पिछले दरवाजे से नाज़रीन ने उतरने की कोशिश की तो फरीदा ने उन्हें पकड़ लिया और सख्ती से बोली, बाहर मत निकलो। भाई क्या मसला है? और नसार अयूब ने बीवी से मुखातब होकर कहा, कुछ नहीं, बस आप गाड़ी में बैठें और चलें। और फरीदा फैसला कुन अंदाज में बोली। नसार अयूब खामोशी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गए तो पीछे से फरीदा की आवाज़ आई, अली जल्दी चलो। और अली नसार ने तेज़ी से गाड़ी बैक की और फिर तेज़ी से घुमाकर सड़क पर डाल दी। नसार अयूब चाह रहे थे कि किसी पब्लिक बूथ से टेलीफोन करके प्रोफेसर मुजाहिद को सूरत से आगाह कर दें, लेकिन रास्ते में कोई पब्लिक बूथ नज़र नहीं आया। और तब उन्होंने एक जनरल स्टोर देखकर गाड़ी रुकवाई और अली से कहा, बेटा देखना यहाँ टेलीफोन है क्या? और अली ने स्टोर से वापस आकर बताया, जी अब्बा जी टेलीफोन है। और नसार अयूब गाड़ी से उतरे तो फरीदा भी बाहर आ गई और उनके पीछे आती हुई बोली, सुनिए क्या हुआ? और नसार अयूब ने रुक कर पूछा। वो नाज़रीन को वाशरूम की शदीद ज़रूरत है, परेशान हो रही है, लेकिन यहाँ कहाँ जाएगी? और नसार अयूब ने इधर उधर नज़रें घुमाई और बाएं हाथ एक और दैली सड़क थी और 7 क्वार्टर नुमा घर बने हुए थे। उन्होंने कहा, यहीं किसी घर में जाना होगा। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। और फरीदा ये कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। बस 1 मिनट। और नसार अयूब ने उन्हें रोका, और मैं ज़रा प्रोफेसर मुजाहिद को फ़ोन करके आ जाऊँ और फिर आप ले जाइएगा। अच्छा। और फरीदा ने इस बात में गर्दन हिलाई और गाड़ी में जा बैठी।